So, hello everybody, very good morning to all of you. And our today's class is mainly on article. This is the second part of our first class. So, today we will deal with procedure established by law, due process of law, arrest, detention, police custody, judicial custody, types of magistrate, first class magistrate, second class magistrate, then executive magistrate, judicial magistrate. What is a police diary? What is the recent decision of Supreme Court on police diary and in matters of arrest? And what is a arrest memo? DK बासु गाइडलाइन. तो कितना कुछ है पढ़ने के लिए आज हमारे पास, बहुत कुछ समझना है. तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करूंगा और इस पूरे लेक्चर में हम अरेस्ट से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है उसका एक फंडामेंटल नॉलेज आज हम समझेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत है? नितिन विश्वकर्मा, अंकित कुमार राजपूत, करिश्मा शर्मा, विकास कुमार, so many people are there today. Punit Kumar and Deepak Sahu, Krishna Verma, Ramkrishna. So today we are going to see so many things. जाहिर सी बात है कि आज मैं आर्टिकल 21 डिटेल में नहीं जाऊंगा. आर्टिकल 21 को लेकर के मैं बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है वही हम डिस्कस करेंगे. क्लास का मकसद क्या है? क्लास का मकसद यह है कि आए दिन अखबार में अरेस्ट से संबंधित, क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित बहुत सारे टर्म्स आते हैं. जैसे कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ, आज के डेट में भारत में एक तरह से समझो तो पब्लिक ऑर्डर बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है. और जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो लोक शांति, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सब पुलिस की ही जिम्मेवारी होती है और पुलिस इसको कंट्रोल करने के लिए अरेस्ट करती है. तो अरेस्ट से संबंधित जो टर्म्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो अखबार में आते रहते हैं. उदाहरण के लिए जब पी चिदम्बरम का अरेस्ट हुआ तो सारे न्यूज़पेपर वालों ने इसको बहुत फोकस किया और की टर्म्स पर जो इश्यूज डेवलप हुए. नॉर्मली लोग जुडिशियल कस्टडी में जाना चाहते हैं, लेकिन पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि नहीं, मुझे जो है ईडी की कस्टडी में रहना है, मुझे जुडिशियल कस्टडी नहीं जाना है. तो आखिर ऐसा क्या था जुडिशियल कस्टडी में जिससे पी चिदम्बरम साहब वो बचना चाह रहे थे? हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पहले इस देश के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. उनके ऊपर आईएनएक्स मीडिया का केस, मुकदमा चल रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है. सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दो एजेंसी मिलकर के पूछताछ कर रही है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस कानूनी कार्रवाई से संबंधित जितने भी टर्म्स अखबार में अभी तक आए हैं, मैं इस लेक्चर में आज उन सारे टर्म्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा. सो आर वी ऑल रेडी फॉर इट? पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, ईडी की कस्टडी, सीबीआई की कस्टडी, ये सबको हम समझेंगे आज. कितने लोग उत्साहित हैं आज की क्लास के लिए? आप उत्साहित हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. देखो, आर्टिकल 21 में आज मैं सिर्फ दो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. मैं आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि बहुत ही जल्द आर्टिकल 21 पर AK गोपालन और मेनका गांधी केस को लेकर के एक बहुत ही विशाल चर्चा होगी, वृहद चर्चा होगी, बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे. लेकिन आज नहीं. आज का दिन जो है वो मेनका गांधी के लिए नहीं है. आज का जो दिन है वह AK गोपालन के लिए नहीं है. आज का जो दिन है वो पी चिदम्बरम साहब के लिए है. तो मैं पी चिदम्बरम, कन्हैया कुमार, इनके अरेस्ट के मामले में क्या क्या कानूनी दावपेच है उसको समझने के लिए ये क्लास है. ठीक है, एक स्पेशल क्लास AK गोपालन से लेकर के मेनका गांधी को लेकर के मैं जरूर बनाऊंगा. लेकिन कम से कम दो बातों को मैं जरूर डिस्कस करूंगा आर्टिकल 21 में. एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. समझते हैं. देखिए, यह आर्टिकल 21 है. 21 का स्लाइड्स तैयार है, लेक्चर तैयार है, सब कुछ तैयार है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन आज का दिन जो है वो मेनका गांधी और AK गोपालन के लिए हमने नहीं रखा है. आर्टिकल 21 से संबंधित दो
टर्म्स बार बार आपको दिखने को मिलता है और मैंने देखा है अक्रॉस स्टूडेंट कम्युनिटी, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को लेकर के और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है ये क्या है। तो चलिए आज मैं आपको क्लियर करता हूं, एक लाइन में आपको समझना है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। देखिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक ऐसा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जिसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन केस में दी थी। किस केस में दी थी? ए.के. गोपालन के केस में दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। कैसी पावर है? अनलिमिटेड पावर है। और पार्लियामेंट किसी भी तरह का सख्त कानून बना सकता है अगर उसको पार्लियामेंट ने सही प्रोसीजर से पास किया है। किससे पास किया है? सही प्रोसीजर। यानी अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, इम्प्रॉपर नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट कैसा भी लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट बिल्कुल नरसिम्हा की तरह है। यानी ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस that parliament has the power to make even a unconstitutional law if the procedure of making the law was correct। अगर कानून को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, वहां उस पर बहस हुई, बहस के बाद उस पर वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद वह राज्यसभा गया, राज्यसभा में भी उसके ऊपर वोटिंग हुई, बहस हुई, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिया। यानी आपने प्रोसीजर का पालन कर लिया है। अगर आप प्रोसीजर का पालन कर लेते हैं तो उसके बाद उस कानून की समीक्षा, उस कानून को इवेलुएट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है कि ये हमारा जो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, देखिए क्या लिखा है। इफ ए लॉ, ध्यान से पढ़िए इसको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप सबके लिए ताकि आपको थोड़ी सुविधा मिल जाए। थोड़ा बड़ा हो गया। इफ ए लॉ इज मेड बाय करेक्ट प्रोसीजर देन इट्स फेयरनेस, जस्टनेस एंड रैशनली कांट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सच गवर्नमेंट मेक्स मीसा, सपोज ए गवर्नमेंट मेक्स मीसा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पोटा एक्ट, कोफे पेशा और एनी सच लॉ। पार्लियामेंट जो है कितना भी सख्त कानून बना दे, लेकिन अगर उससे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से पास किया गया है तो उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है उस कानून में अरेस्ट की प्रक्रिया कुछ और हो, अरेस्ट केवल डाउट मात्र से हो जाता हो तो भी यह सही होगा। हो सकता है कि उस कानून ने वकील की सुविधा नहीं दी है जो गैर संवैधानिक है, फिर भी वह सही हो जाएगा। हो सकता है कि उस कानून के अंदर में बेल जो है वह 6 महीने तक नहीं मिलता हो, वह भी सही हो जाएगा। हो सकता है वहां पे पुलिस कस्टडी में किसी भी आरोपी को 6 महीने तक रखा जा सकता है, 1 साल तक रखा जा सकता है, वह भी सही हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब है अगर सरकार जो है वह एक गैर संवैधानिक कानून भी लाती है, लेकिन प्रोसीजर पार्लियामेंट में उसे वोट करा के लाती है, तो उसके संवैधानिकता को चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर देता है या अनलिमिटेड पावर देता है? पार्लियामेंट कैसा भी सख्त कानून ला सकता है, जैसे टाडा, पोटा, ये सब क्या थे, मीसा, बहुत सख्त कानून था। इस तरह के कानून को डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के सख्त कानून डेमोक्रेसी में लाया जाए। अच्छा, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी ताकत, इतना ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति पार्लियामेंट को क्यों दे दी? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉजिक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस किस तरह का डिबेट हुआ इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को लिखने के पहले। हालांकि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिखना चाह रहे थे,
लेकिन BN राव साहब उन दिनों अमेरिका होकर के 1947 में वापस भारत आए थे और BN राव ही आर्टिकल 21 को डिजाइन कर रहे थे। लेकिन BN राव साहब के एक बहुत अच्छे मित्र थे जिनका नाम था जस्टिस फ्रैंकफर्टर। फ्रैंकफर्टर साहब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे और फ्रैंकफर्टर साहब ने BN राव को सलाह दी कि आप भूल से भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मत लिखिए, नहीं तो जीना हराम हो जाएगा। क्यों? तो BN राव साहब ने पूछा फ्रैंकफर्टर से कि आखिर हम क्यों प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्यों लिखना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं लिखना चाहिए। बोला अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिख दोगे तो पार्लियामेंट के पास बड़ी सीमित शक्ति होती है कानून बनाने की, और हमारा अनुभव इस शब्द के साथ बड़ा बुरा हुआ है क्योंकि अमेरिका में भी सिविल वॉर था और जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था तो सामाजिक शांति लाना जो है वो सरकार की जिम्मेवारी होती है और सरकार इस जिम्मेवारी को इंश्योर करने के लिए सख्त कानून लाना चाहता है और पार्लियामेंट सख्त कानून तभी ला सकता है जब पार्लियामेंट के पास प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की शक्ति हो। आई बात समझ में? जो कि अमेरिका में पार्लियामेंट के पास नहीं था। तो इसलिए हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं क्योंकि भारत का जो संघर्ष है अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी भारत संविधान बनाएगा, संविधान बनाने के समय में अलग अलग गुट में तनाव होगा, संघर्ष होगा। हो सकता है कि संविधान बनने के बाद समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संविधान से संतुष्ट ना हो, वह सड़क पे उतर आ सकता है। बहुत सारे एंटी सोशल फोर्सेस का जन्म हो सकता है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भारत एक विविध प्रदेश है, डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और आप सबको खुश नहीं रख सकते। चाहे आप कैसा भी संविधान बना लो तो कोई ना कोई समाज का हिस्सा, कोई ना कोई समुदाय होगा जो इस संविधान से दुखी होगा और वह सड़क पर उतरेगा इस संविधान को चुनौती देने के लिए। ऐसे परिस्थिति में सामाजिक अशांति होगी और इस सामाजिक अशांति को कंट्रोल करने के लिए उस समय सरकार के पास और पार्लियामेंट के पास सख्त ताकत, सख्त कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए एक समझा रहा हूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मत लिखो, क्योंकि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिख दोगे तो पार्लियामेंट चाहे कितना भी इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पार्लियामेंट को हमेशा अपने एक एक कानून को जाके कॉन्स्टिट्यूशन में सफाई देनी पड़ेगी कि यह कानून क्या है। आज कोविड-19 को लेकर के एक RTI फाइल किया गया। RTI में सरकार से पूछा गया कि PM केयर फंड में कितने पैसे हैं और लॉकडाउन की कानूनी वैधता क्या है, इसको समझाया जाए। सरकार ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, सरकार के हर सवाल को पूछा नहीं जा सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साधारण परिस्थिति में सरकार को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही रखना चाहिए और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में गवर्नमेंट जो है, जैसे आतंकवाद का मुद्दा बड़ा प्रासंगिक है, बड़ा रेलेवेंट है, तो आतंकवाद के मुद्दे पे हम पार्लियामेंट को अनलिमिटेड ताकत दे सकते हैं। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा होगा तो उस मामले में पार्लियामेंट के पास असीमित शक्तियां नहीं होंगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज लाइक करके मुझे बताएं। सिंपल लैंग्वेज में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर टू मेक एनी लॉ प्रोवाइडेड द लॉ हैज बीन पास्ड बाय ए वैलिड एंड करेक्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं होता है। जुडिशरी के पास ताकत होती है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को वह गैर संवैधानिक कर सकता है, यानी पार्लियामेंट की शक्तियां जो हैं वो छीन जाती है और केवल इमरजेंसी के समय ही सरकार एक कड़ा कानून बना सकती है, सख्त कानून बना सकती है। साधारण परिस्थिति में, ऑर्डिनरी सिचुएशन में गवर्नमेंट को हमेशा डेमोक्रेटिक लॉ बनाना होगा। अगर सरकार ने सही प्रोसीजर से गलत कानून बनाया है तो वह उस कानून को चुनौती कोर्ट में दी जा सकती है। यह कौन कहेगा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है? अगर प्रक्रिया सही है, प्रोसीजर सही है,
तो कानून सही है या गलत, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। समझ में आया? तो प्लीज आप कुछ कमेंट करें, लिखें, ताकि हम अगले कंसेप्ट पे बढ़ सकें। तो इतना ही हमें समझना है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को लेकर के और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेकर के। फिलहाल आगे इस पर डिटेल में चर्चा होगी, एक अलग से स्पेशल क्लास। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अलग से मेनका गांधी का केस की पूरी कहानी सुनाऊंगा। मेनका गांधी के केस से खुशवंत सिंह का क्या लेना देना है, ये आप देख रहे हो। ये मेनका गांधी उस जमाने की मेनका गांधी है, 1977 की मेनका गांधी है। और मेनका गांधी के केस से ये बाबू जगजीवन राम का क्या लेना देना है। मेनका गांधी के केस से इनके पुत्र सुरेश राम का क्या लेना देना है। मेनका गांधी के केस से खुशवंत सिंह का क्या लेना देना है। मेनका गांधी के केस से सूर्या मैगजीन का क्या लेना देना है। ये सारा किया धराया जो है वो खुशवंत सिंह का था। तो ये कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। और सूर्या मैगजीन में एक फोटो छपा था, किसका, एक फोटो छापा गया था। इस मैगजीन को मेनका गांधी चलाती थी और बाबू जगजीवन राम के पुत्र का एक बहुत ही वल्गर फोटो डाला गया था, जिसकी एक झलक मैंने रखी है यहाँ पे, इंक्लूड किया है ताकि आप पूरे बैकग्राउंड को समझ सकें। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस, अच्छा मेनका गांधी केस काफी पॉपुलर हुआ, जनता के फेवर में था, पुलिस की शक्तियां छिन गई। अब पुलिस मनमानी थाने में नहीं कर सकती है, अरेस्ट के मामले में नहीं कर सकती है। मेनका गांधी केस तो हम सब के लिए क्या था, एक वरदान था। लेकिन फिर भी मीडिया ने मेनका गांधी केस को सही नहीं माना, मेनका गांधी केस का खिल्ली उड़ाया, मजाक उड़ाया और कहा कि ये मेनका गांधी केस नहीं है, ये डॉटर्स इन लॉ केस है। क्या है? डॉटर्स इन लॉ केस है। जब एक गरीब आदमी एके गोपालन पूछने जाता है कि सरकार की कितनी शक्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है एके गोपालन गरीब व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से, नेहरू और गांधी फैमिली से नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है सरकार की जो मर्जी वो करेगी, तुम कोई नहीं होते हो सरकार से सवाल करने वाले। जब मेनका गांधी सरकार के पॉलिसी का विक्टिम बन जाती है, इसके पासपोर्ट को छीन लिया जाता है, और जब मेनका गांधी विपक्ष में होती है और कोर्ट जाती है पूछने के लिए कि सरकार की कितनी शक्तियां हैं, जीवन का क्या मतलब है, स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, पार्लियामेंट को कितना ताकत है, तो कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लोगों से ऊपर नहीं है, सरकार जो है वो लोगों के खिलाफ कानून नहीं बना सकती है, सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। तो मीडिया ने कहा कि ये डॉटर्स इन लॉ मतलब चूंकि इंदिरा गांधी की यह बहू है, इसलिए जजेस के लिए भी उस नाते से जजेस की जो निष्ठा है वह इंदिरा गांधी के प्रति है, इसीलिए जजेस ने ये जो फैसला सुनाया है ये भारत के लोगों को ध्यान में रख के नहीं सुनाया है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी का विक्टिम मेनका गांधी जैसी बड़ी शख्सियत बन गई, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का भला हो गया और कॉन्सिक्वेंस हो गया। तो खैर मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के केस को डॉटर्स इन लॉ केस कहा था। यहां तक अगर समझ में आया तो अब हम अरेस्ट के मामलों में चलते हैं। देखिए, आमतौर पर बहुत लोगों को अरेस्ट से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है, लेकिन मैं आज चूंकि स्पेशल क्लास है, डिटेल्ड क्लास नहीं है, तो मैं आपको कुछ बिंदुओं पर आज फोकस करूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अरेस्ट और डिटेंशन में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। अगर ये समझ गए तो फिर अरेस्ट के समय कितने अधिकार मिलते हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितने अधिकार मिलते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद अरेस्ट के समय में जो अधिकार मिलते हैं उसकी डिटेलिंग क्या है, अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट मेमो क्या होता है, और अरेस्ट मेमो का क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, डीके बासु लाइन गाइडलाइन से इसका क्या संबंध है। उसके बाद चार्जशीट पीरियड या रिमांड किसको कहते हैं, रिमांड कितने दिन का हो सकता है, 60 दिन, 90 दिन, 15 दिन, ये कैसे फैसला होता है, कौन ये फैसला कर सकता है, मजिस्ट्रेट करेगा या नहीं करेगा। जब हम कैदी को ले जाते हैं, आरोपी को, तो हमें कहां ले जाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए। पुलिस कस्टडी में कितने दिन रखा जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी में कितने दिन रखा जा सकता है, ये कैसे डिपेंड करता है। जैसे यहां लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो वहां पे जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 90 दिन का हो सकता है।
कोई आतंकवाद से संबंधित अपराध है तो वहां जुडिशियल कस्टडी 180 दिन का हो सकता है। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है? 15 दिन का हो सकता है। उसके बाद हम क्या समझेंगे, ये दो तरह की कस्टडी में घर का खाना और जो ये सारी चीजें हैं वो किस में मिल सकता है? तो सीबीआई की कस्टडी में और ईडी की कस्टडी में ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन कहां है? सीबीआई ज्यादा परेशान करती है या ईडी ज्यादा परेशान करती है? दोनों का प्रोटोकॉल क्या है? पी चिदम्बरम साहब का इस केस से क्या लेना देना है? कितने तरह के मजिस्ट्रेट हैं? मजिस्ट्रेट का क्या लेना देना होता है केसेस से, राइट? उसके बाद डीके बासु गाइडलाइन में 11 पॉइंट गाइडलाइन क्या है? इस गाइडलाइन में अगर आप ये देख रहे हो, ये फॉर्म है, ये एफआईआर का फॉर्म है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, सेक्शन 1 ये कैसा लगता है दिखने में? उसके बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? ये काफी बार आपने हिंदू न्यूज़पेपर में सुना होगा कि रेप हुआ और रेप के बाद ये मैंडेटरी प्रोसेस है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या गड़बड़ी होती है? समझ रहे हो ना? बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है। पुलिस डायरी क्या होता है? पुलिस डायरी का क्या लेना देना है केस के इन्वेस्टिगेशन से? अच्छा, पुलिस डायरी में और केस डायरी क्या सेम है या अलग अलग है? चिदम्बरम के केस डायरी को लेकर के क्या कहानी है, क्यों न्यूज में था? उसके बाद क्या केस डायरी के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है? और सॉरी, केस डायरी में जो भी बातें लिखी हुई हैं क्या उसको कोर्ट एविडेंस के रूप में मानता है या नहीं मानता है? एफआईआर के समय किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अरेस्ट मेमो कैसा लगता है दिखने में, इसमें क्या गड़बड़ी होती है? ये देखो 3 रेड सिग्नल, रेड कलर मार्क है ना। तो इन सारी चीजों को हम आज, डेली डायरी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डेली डायरी को लेकर के क्या है? आप जब भी थाने में जाते हो, मोबाइल गुम हो जाता है तो पुलिस, वहां एक होता है ना सिपाही हवलदार जैसा, जो थाने के गेट पर ही लिखता रहता है, दिल्ली में तो ऐसा ही होता है। वो क्या है? वो पुलिस डायरी है या डेली डायरी है? और अगर डेली डायरी में कंप्लेन नहीं है, वहां पे आपका जो कंप्लेन है अगर लिस्टेड नहीं है तो क्या एफआईआर नहीं होगा? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो तैयार हो या नहीं हो? स्टार्ट करें? धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं अरेस्ट पे और डिटेंशन पे। अरेस्ट एक लीगल टर्म है। अरेस्ट एक लीगल टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि अरेस्ट बिना कानून के नहीं हो सकता है। जब तक अपराध नहीं हुआ है तब तक अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट के लिए अपराध का होना जरूरी है, और अरेस्ट हवलदार नहीं कर सकता है, सिपाही नहीं कर सकता है। अरेस्ट का ऑर्डर एक लीगल अथॉरिटी ही दे सकती है, जो कम से कम सब इंस्पेक्टर हो सकता है, एसएचओ हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है। और अगर अरेस्ट हो गया है तो नाउ अब पुलिस के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। तो जैसे ही अरेस्ट होता है तो 3 काम करना बहुत जरूरी है। 3 अधिकार जो है वो आरोपी के पास होते हैं। पहला अधिकार कि उसको तुरंत कारण बताया जाए कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया। तुरंत का मतलब है मजिस्ट्रेट के पेशी जो होगी, मजिस्ट्रेट के सामने जो पेशी होगी उसके पहले आपको बताना है। नॉर्मली ये होता नहीं था तो उसके लिए डीके बासु गाइडलाइन लाया गया। सेकंड, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके पास लॉयर हायर करने का अधिकार है, और यह जो लॉयर है यह पहले इसको डिफेंड कहां करेगा? 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने डिफेंड कर सकता है, या फिर इस लॉयर के पास यह भी ताकत है कि इस मामले को वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाए हैबियस कॉर्पस में, या फिर यह लॉयर क्या कर सकता है कि किसी भी कोर्ट में जाकर के बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। यानी लॉयर 3 तरीके से बचा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने जहां पेशी होगी वहां वह सिद्ध करेगा कि उसके आरोपी को पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत जो है वह पुलिस के पास नहीं है, या फिर लॉयर सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, या फिर लॉयर एक बेल, एंटीसिपेटरी बेल ले ले। इसके बाद जब व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा तो 24 घंटे की अवधि होती है। 24 घंटे का समय होता है कि 24 घंटे के अंदर ही आपको जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है। इसमें ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है,
और इसमें वो हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? डिटेंशन दो तरह का है, एक अपराध होने से पहले डिटेंशन होता है और एक सजा मिलने के बाद। जब कोई अपराध ही नहीं हुआ है तो अपराध को रोकने के लिए जब पुलिस अपने कस्टडी में लेती है किसी अभियुक्त को या आरोपी को, तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसे मामले में आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास पेशी नहीं कराई जाती है क्योंकि उसने अभी तक कोई अपराध किया नहीं है। कानून जो है वह सजा जो देता है वह अपराध करने के लिए देता है, अपराध सोचने के लिए सजा नहीं देता है। तो अभी जो आरोपी है वह सिर्फ अपराध सोच रहा है और करने के पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन कई मामले में क्या होता है कि जब कोर्ट सजा सुना देती है और उसके बाद जब व्यक्ति जेल में रहता है सजा मिलने के बाद, तो उसे कहते हैं क्यूरेटिव डिटेंशन। क्या कहते हैं? क्यूरेटिव डिटेंशन। कोई दिक्कत है समझने में? प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्ति के पास जो होगा, व्यक्ति के पास केवल दो अधिकार होंगे। क्या क्या? वो हम आगे देखेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्ति सिर्फ हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जा सकता, बेल नहीं मिल सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में व्यक्ति कम से कम 2 साल के लिए अंदर जा सकता है। पहले चरण में उसे 2 महीने के लिए अंडर डाला जाता है। 2 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड लगती है, एडवाइजरी बोर्ड में सुनवाई होती है। सुनवाई का पर्याप्त मौका अगर आरोपी को नहीं मिला तो आरोपी फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होगा, मान लेते हैं ये ए है, ए को पुलिस ने पकड़ लिया। अब 2 महीने के अंदर में, इस 2 महीने के अंदर में चाहे तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके सुप्रीम कोर्ट से में हैबियस कॉर्पस फाइल कर दे या हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया तो 2 महीने के बाद एक एडवाइजरी बोर्ड होती है। इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने में आरोपी को लाया जाता है और आरोपी से कुछ प्रश्न किए जाते हैं। अगर आरोपी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया, हालांकि यहाँ पे आरोपी के पास कोई लॉयर की सुविधा नहीं होती है, लेकिन आरोपी का जवाब संतुष्ट नहीं लगा और एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि इस डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड करना चाहिए, तो ये अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। अब यहां पे आरोपी को दूसरा मौका मिलता है। आरोपी सुप्रीम कोर्ट में यह कहेगा कि एडवाइजरी बोर्ड ने जो उसके मामले को एक्सटेंड किया, उस मामले में इसकी पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हुई, इसको पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। अगर पर्याप्त मौका नहीं मिलता है तो फिर ये दूसरा हैबियस कॉर्पस लगाता है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में केवल एक बार आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। ये गलत है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर एडवाइजरी बोर्ड ने सही से राइट टू रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इफेक्टिव उसको पूरा सुनने का मौका नहीं दिया आरोपी को, तो आरोपी एडवाइजरी बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहले बार में वो किसके खिलाफ जाता है? पहले बार में वो जाता है पुलिस के खिलाफ जिसने उसे डिटेन किया है। दूसरी बार इसे कौन 2 साल के लिए हरी झंडी दे रहा है? एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड ने अगर गलत तरीके से हरी झंडी दे दी तो एडवाइजरी बोर्ड के खिलाफ इस बार हैबियस कॉर्पस लगता है। तो हैबियस कॉर्पस किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में 2 बार होता है। कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए हाँ या ना। अगर यह कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो 4 ग्राउंड्स पर इसके कानून बनाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एसेंशियल सर्विसेज और फॉरेन अफेयर्स। ये चार्ट आप याद कर सकते हैं देख करके कि केवल इन्हीं 4 ग्राउंड पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बन सकता है। और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। आगे बढ़ेंगे और अरेस्ट की प्रक्रिया को समझेंगे कि अरेस्ट की प्रक्रिया कैसी होती है। जब भी अरेस्ट होता है व्यक्ति तो 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है, 24 आवर्स के अंदर में। अब यहां एक सवाल सबके मन में उठता है कि 24 घंटे के अंदर में जो हमें मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, यहां ये मजिस्ट्रेट कौन होता है और मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर है? इसका जवाब भी हम अभी तुरंत देते हैं। देखिए, जब भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वह तो या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है?
जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वह जुडिशरी का एम्प्लॉय है, एग्जीक्यूटिव का एम्प्लॉय नहीं होता है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आईएएस ऑफिसर और स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, या फिर एसडीएम है। ये तीन लोग सुनते हैं, ठीक है। सरकार के कुछ एम्प्लॉयज को पार्शियल जुडिशियल पावर दे दिया जाता है, ऐसे एम्प्लॉयज को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसके पास न्याय करने का सीमित, बहुत ही सीमित अधिकार होगा। तो इसे मजिस्ट्रेट वर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है। कोई दिक्कत है? अगर पुलिस को केवल 7 दिन की रिमांड चाहिए, राइट, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई छोटा मोटा अपराध अगर हुआ है जिसमें बड़ी सजा नहीं है, साल भर से नीचे की सजा है, 1 साल से कम की सजा है, 6 महीने की सजा है, जब अपराध बहुत छोटा होता है, उसमें सजा बहुत छोटी होती है, तो जुडिशरी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर रिमांड जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही दे देता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं दे सकता है। लेकिन अपराध थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। अब सवाल समझते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है भारत में वो कितने प्रकार के हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्रिमिनल कोर्ट है। ये सबसे बड़ा जो जज होता है उसे कहते हैं सेशंस कोर्ट का जज। यह जज इतना पावरफुल है कि यह मौत की भी सजा दे सकता है। यह जज जो है जीवन भर का कारावास भी दे सकता है। अब ये असिस्टेंट सेशंस जज और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन तीनों का एक ही रैंक होता है। और सीजीएम मैक्सिमम जो है वो आपको 7 साल की सजा दे सकता है। कितने साल की सजा दे सकता है? 7 साल की सजा दे सकता है, 7 ईयर्स की सजा दे सकता है। इसे कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके नीचे 2 मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वह सजा 3 साल तक की दे सकता है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है वह सजा 1 साल की देता है। अब मान लेते हैं कि रेप का मामला है जिसमें 7 साल तक की सजा है। तो यहां पर 7 साल की जब सजा होती है, ठीक है ना, तो यहां पर पुलिस जब किसी आरोपी को पकड़ के लाएगा तो वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि रेप एक बड़ा अपराध है जिसमें 7 साल का सजा है और इसका फैसला करने का अधिकार सीजीएम के पास है। ऐसे में जो पेशी होगी वह सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास नहीं हो सकती है, सीजीएम के पास ही हो सकती है। और सीजीएम अगर मौजूद नहीं है तो रेयर सिचुएशन में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके पास पेशी होती है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये केवल पेशी के लिए होते हैं, ये ज्यादा बड़े कानून पर कोई मुकदमा। लेकिन उस मामले में मान लेते हैं कि इस मामले में हमने एक्यूज्ड को लेकर के मजिस्ट्रेट के पास गए। अब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस क्या कहती है समझिए। अब आप ये समझ गए ना कि ये नीचे जो मजिस्ट्रेट हैं ये सिर्फ रिमांड पे देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए जुडिशरी में इनको मेनली रखा गया है। समझना क्या है यहां पर कि अगर किसी रेप में किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है तो वहां एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, जहां पर जो विटनेस है वो देखता है कि इसमें कौन, आपको सबूत देना पड़ता है विटनेस की, जिसमें विक्टिम को पूछा जाता है कि आरोपी कौन है इसमें से। उसमें से 10-12 लोग होते हैं जिसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। मजिस्ट्रेट को पुलिस यह कहता है कि देखिए रेप हुआ है या फिर मर्डर हुआ है या अपराध हुआ है और पुलिस को शक है कि इसी फलाने आरोपी ने किया है, लेकिन पुलिस श्योर नहीं है। लेकिन अगर कुछ समय दे दिया जाए, कुछ मोहलत दे दी जाए, जिसे रिमांड की मोहलत कहते हैं, तो पुलिस तफ्तीश करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस पता लगाएगी कि इसने किया है या नहीं किया है। अगर पुलिस श्योर हो जाएगी तो पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब यहां पे 2 तरह के कस्टडी की बात है, एक पुलिस कस्टडी मानते हैं, एक जुडिशियल कस्टडी। तो समझते हैं पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस है। अपराध छोटा मोटा है तो पुलिस कस्टडी 3 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता है। सवाल है कि पुलिस कस्टडी होता क्या है। पुलिस कस्टडी में जो आरोपी है वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहता है और उसके पास लॉयर की फैसिलिटी नहीं होती है।
यानी पुलिस उससे जो भी पूछताछ करेगी वो 24 घंटे करेगी, 24 घंटे पूछताछ हो सकती है। यहाँ पे हरासमेंट ज्यादा हो सकता है, आरोपी पे टॉर्चर ज्यादा हो सकता है, लेकिन पुलिस अगर मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर दे कि जो अपराध हुए हैं उसमें सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है, इसलिए जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसका पुलिस के नजर के सामने रहना जरूरी है। नहीं तो ये छेड़छाड़ कर देगा किसके साथ, एविडेंस के साथ, अगर इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहूलियत मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि केस कैसा है। केस बहुत गंभीर है तो पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन का दिया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि पुलिस कस्टडी में घर का खाना मिलता है, घर का खाना मिल सकता है। घर का खाना अगर कोई लाए, जैसे पी चिदम्बरम साहब जो है वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां उनको तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा बाकी कैदियों के साथ। वहां फिर बाहर से खाना नहीं आ सकता, मतलब घर से खाना नहीं आ सकता, राइट? तो उनकी सारी सुविधा खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो चाहते थे कि उनको पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए ताकि घर का भोजन वगैरह उनके तक पहुंच पाए। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अब अंतर क्या है? जुडिशियल कस्टडी में जो आरोपी होगा वो पुलिस के थाने में नहीं रहेगा, वो किसी स्टेट जेल में रहेगा या सेंट्रल जेल में रहेगा। और यह जो जेल है, स्टेट जेल और सेंट्रल जेल, इस पर पुलिस का कंट्रोल नहीं होता है, इस पर मजिस्ट्रेट का कंट्रोल होता है। जो जेलर है वो मजिस्ट्रेट को सारा खबर पहुंचाता है कि जेल का क्या कारोबार कैसे चल रहा है। और यहां पर पुलिस अगर कोई पूछताछ करेगी तो लॉयर के सामने करेगी, और 24 घंटे पूछताछ जुडिशियल कस्टडी में नहीं हो सकती है। नॉर्मली अगर कोई साधारण अपराध हुआ है तो जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 60 दिन के लिए दिया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे 90 दिन के लिए भी दिया जा सकता है, और कुछ अति विशेष जैसे आतंकवाद से संबंधित मुद्दे हैं तो 180 दिन के लिए स्पेशल लॉज के अंदर में जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। जनरली कोई भी व्यक्ति जो है वह जुडिशियल कस्टडी चाहता है क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में पुलिस के मारपीट कम है। लेकिन याद रहे, आप समझिए इस बात को, पुलिस कस्टडी में जाओगे तो पुलिस पीटेगी, और जुडिशियल कस्टडी में जाओगे ना तो वहां जो खूंखार कैदी लोग हैं, जो डेंजरस क्रिमिनल हैं, वो मारेंगे। तो पी चिदम्बरम ने सोचा कि अगर मुझे कैदियों के बीच में जेल में रहना पड़े, इससे अच्छा है मैं पुलिस के बीच में रहूंगा, है कि नहीं? क्योंकि जो पुलिस है उसका व्यवहार पी चिदम्बरम साहब के साथ चाहे कैसा भी हो, पी चिदम्बरम जो थे ये सारे पुलिस महकमे के बॉस थे, होम मिनिस्टर थे। तो पी चिदम्बरम के लिए पुलिस थाने के अंदर में उनके लिए जो सरकमस्टेंसेस होंगे वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन जब वो तिहाड़ जेल चले जाएंगे तो वहां आम कैदियों के बीच में उनकी मतलब सोशल स्टिग्मा है एक तरीके से कि पी चिदम्बरम साहब वहां चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, कोई पूछे कि पुलिस कस्टडी अच्छा है या जुडिशियल कस्टडी अच्छा है, तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का स्टैचर कैसा है। अगर कोई नेता है तो उसके लिए पुलिस कस्टडी ही ठीक है, और कोई आम आदमी है तो उसके लिए जुडिशियल कस्टडी ठीक है। आई बात समझ में? तो आप ये समझ गए कि अब पुलिस कस्टडी के बाद चार्जशीट तैयार होता है। चार्जशीट 90 दिन में तैयार करना ही है, नहीं तो बेल के लिए व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है। तो चार्जशीट पीरियड आप समझ गए कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या होगा। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, समझ गए? हाँ, अब मान लेते हैं कि चार्जशीट तैयार हो गया और चार्जशीट में मुकदमा हो गया, तो भले ही रिमांड किसने दिया था, देखिए यहां पर रिमांड दिया था इस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने। लेकिन क्या रेप के मामले में चार्जशीट अगर तैयार हो जाए, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर रेप के मामले में चार्जशीट तैयार हो जाए, भले ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने रिमांड दिया हो, लेकिन उस मामले को जेएम फर्स्ट क्लास नहीं सुन सकता है। उस मामले को कौन सुनेगा? उस मामले को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सुन सकता है। कौन सुन सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सुन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट जो है वो अपराध से संबंधित जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है, उसको देखता है। और बड़े अपराधों पर न्याय करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? जज के पास है। तो ये जो जज साहब हैं ये किसी को क्या देंगे? ये किसी को रिमांड नहीं देते हैं। रिमांड वगैरह पे भेजने का काम नीचे के मजिस्ट्रेट का है, और फैसला सुनाने का काम जब मुकदमा चालू हो जाए, मुकदमा समझते हो ना किसे कहते हैं? चार्जशीट के बाद जब ट्रायल शुरू होता है उसे मुकदमा कहते हैं। और प्रोसिक्यूशन और ट्रायल में डिफरेंस है।
प्रोसिक्यूशन कब होता है? जब से एफआईआर लागू हो गया, यानी जिस दिन से कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है उस दिन से प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता है, और जिस दिन चार्जशीट बन जाता है उसके बाद मुकदमा चलता है। अब जेएम फर्स्ट क्लास का कोई काम नहीं है, अब जेएम सेकंड क्लास का कोई काम नहीं है। एक बार मुकदमा चालू हो गया तो मामला बड़े जजेस के हाथ में चला जाता है। आगे समझते हैं। अब डीके बासु गाइडलाइन आपको समझना होगा। डीके बासु गाइडलाइन क्या कहती है? डीके बासु गाइडलाइन कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ती है तो उसको 24 घंटे में ही मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। हो सकता है आम स्थिति में तो यही होगा कि पुलिस अगर किसी को पकड़ लेती है तो पहले 5 दिन पीटेगी, पीटने के बाद जो उसके शरीर पे घाव होगा उसके सूखने का इंतजार करेगी, अगला 10 दिन उसमें लग जाएगा, तब वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और मजिस्ट्रेट को कह देगी कि इसको तो हमने पिछले 24 घंटे पहले ही पकड़ा है। तो वो कैसे प्रूव कर पाएगा मजिस्ट्रेट के सामने में कि उसको पिछले 20 दिन से रखा गया है या 25 दिन से रखा गया है? इस संबंध में डीके बासु एक एनजीओ के हेड थे और उन्होंने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है समझिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी अरेस्ट होगा तो पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इसका एक फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा फैमिली वालों को। जिस समय अरेस्ट हो रहा है उस समय आपको ध्यान रखना है कि अरेस्ट के समय में आपको अरेस्ट मेमो काटना होगा। अरेस्ट मेमो क्या होता है उसको समझते हैं। अरेस्ट मेमो से पहले एक स्टेप और है कि जब गिरफ्तारी हो रही है तो जिसकी गिरफ्तारी हो रही है ना, और जो गिरफ्तार कर रहा है, तो जो गिरफ्तार कर रहा है उसको ये प्रूव करना होगा कि वो पुलिस है। उसको वर्दी में होना चाहिए, सिविल ड्रेस में नहीं हो सकता, वो वर्दी में होगा, उसका नाम लिखा होगा, पद लिखा होगा, नेम प्लेट होगा, और जिस जगह पे अरेस्ट हुआ है और जिस स्थान पर अरेस्ट हुआ है और जिस समय में अरेस्ट हुआ है वहां एक पंचनामा होगा, वहां लोकल लोगों को एविडेंस बनाया जाएगा, विटनेस बनाया जाएगा, और बाद में ध्यान से सुनिएगा, बाद में एक अरेस्ट मेमो, ये अरेस्ट मेमो है, ये बहुत ही अनिवार्य है। पहले अनिवार्य नहीं था ये अरेस्ट मेमो, सीआरपीसी में प्रोविजन भी था इसको लेकर के। अरेस्ट मेमो में यहां देख रहे हो जिस वक्त आपने अरेस्ट किया, टाइम ऑफ अरेस्ट, और किस सेक्शन के अंदर में किया है वो लिखना है। उसके बाद आपको डेट लिखना है, और जिसके सामने अरेस्ट किया, फैमिली रिलेटिव्स नेम एंड द रैंक ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, देखिए यहां पर है ऑफिसर, पर्सन ऑफ द अरेस्टी टू बी परफॉर्म्ड विद द एड्रेस, पर्सन ऑफ द अरेस्टी टू बी इन्फॉर्म्ड विद द एड्रेस, जिस व्यक्ति को अरेस्ट को लेकर के आपने इन्फॉर्म किया उसके मम्मी पापा भाई दोस्त रिलेटिव सगे संबंधी, उसका सिग्नेचर चाहिए, अरेस्टी का सिग्नेचर चाहिए और पुलिस का सिग्नेचर चाहिए, नाम चाहिए, स्थान चाहिए, डेट चाहिए। अब एक डेटा है कि 76% केसेस में ऐसा नहीं होता है, 76% केसेस में अरेस्ट मेमो फ्रॉड होता है, मतलब डेट गलत होता है, टाइम कुछ भी लिख देते हैं, राइट, और जो विटनेस है वो किसी भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को बना दिया जाता है, जबकि विटनेस परिवार का ही आदमी होना चाहिए या समाज का प्रतिष्ठित आदमी होना चाहिए। तो ये अरेस्ट मेमो को लेकर के गाइडलाइन है कि अरेस्ट मेमो काटना जरूरी ही जरूरी है। अब देखिए अरेस्ट मेमो यहां पर ये एक नंबर दिया हुआ है ना ये, और विटनेस देखिए यहां विटनेस का स्थान है, ठीक है, और इसके साथ आपको जो है वो क्या करना होगा, वो मजिस्ट्रेट के सामने यह डॉक्यूमेंट देना होगा। इसके बाद कहते हैं कि अरेस्ट मेमो के बाद एक डॉक्यूमेंट और देना होगा आपको, जिसको हम कहते हैं डेली डायरी। डेली डायरी में, जहां डेली डायरी क्या है, एक जनरल डायरी जहां पर पुलिस हर एक्टिविटी को लिखती है कि थाने में कौन आया, कौन गया, किसने क्या शिकायत की, ईच एंड एवरी इंसिडेंट्स जो भी थाने में हुआ है उसका डिटेल डेली डायरी में होता है। तो अगर एफआईआर हुआ होगा तो वह भी डेली डायरी में लिखा हुआ होगा, कोई व्यक्ति कंप्लेन करने के लिए आया होगा तो वह भी डेली डायरी में लिखा होगा, राइट। तो डेली डायरी और अरेस्ट मेमो ये दोनों आपको लेकर के मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना है, और मजिस्ट्रेट डेली डायरी में और अरेस्ट मेमो में दोनों में संगति खोजता है कि डेली डायरी में कंप्लेन जो बुक है उसका टाइमिंग क्या था, जिस टाइम पे अरेस्ट हुआ वो अरेस्ट मेमो में लिखा है उसमें क्या टाइम था, और जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई उस समय क्या टाइम था।
इन तीनों टाइम को कोरिलेट करके मजिस्ट्रेट यह कंक्लूड करता है कि अरेस्ट 24 घंटे के ही अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है? 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हुआ है। इस बात को प्रूव कैसे किया जाता है? मजिस्ट्रेट अपनी घड़ी को देखता है, मजिस्ट्रेट डेली डायरी में जो टाइम लिखा हुआ है उसको देखता है, और मजिस्ट्रेट जो है अरेस्ट मेमो में जो टाइम दिया हुआ है उसको देखता है। अगर इन तीनों में नॉर्मल कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब अरेस्ट 24 घंटे के अंदर में हुआ है। इज इट को डेली डायरी में जो भी आप पुलिस लिखती है, राइट, उसको कभी भी विटनेस नहीं बनाया जा सकता है जब मुकदमा चालू होगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि पुलिस डायरी नॉट ए मस्ट टू लॉज एफआईआर। मतलब जबकि डीके बासु गाइडलाइन कहता है कि बिना डेली डायरी के आप जो है वो एफआईआर, वो अरेस्ट नहीं हो सकता, उसको हमें जो मानेंगे नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन को अब खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ ए क्राइम इन द जनरल डायरी ऑफ ए पुलिस स्टेशन इज नॉट ए प्री कंडीशन टू लॉज एफआईआर, राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द टू मेंटेन द डेली डायरी। ठीक है, तो डेली डायरी के आधार पर ही चिदम्बरम साहब का मुकदमा हुआ। उसने, पुलिस ने जो भी लिख दिया कि इतने लोग आए थे मिलने के लिए चिदम्बरम से, इतने लोग गए थे, और उसको सबूत बना करके है जो, उसको सबूत बना करके क्या किया गया, उस पर केस चलाया गया। तो केस डेली डायरी के आधार पर केस नहीं हो सकता है। अब पुलिस डायरी क्या होता है इसको समझते हैं, या केस डायरी। पुलिस डायरी वह होता है जो जब मुकदमा, जब कोई एफआईआर हो जाता है उसके बाद जो पुलिस अपना किसी केस से संबंधित एक विशेष डायरी मेंटेन करती है। अगर आपके पिताजी कभी पुलिस में होंगे तो आपको ध्यान होगा कि हर केस का अपना एक डायरी होता है। उसमें जो डिटेलिंग करते हो कि हर दिन आपने इन्वेस्टिगेशन से संबंधित क्या क्या कार्य किया, वो ईच एंड एवरी डिटेल जो पर्टिकुलर केस का लिखते हो, उसे कहते हैं हम पुलिस डायरी या केस डायरी। और केस डायरी में जो भी पुलिस लिख दे उसको एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है। तो देखिए केस डायरी हमने समझा, केस डायरी का चिदम्बरम के साथ क्या लेना देना है। फिर हमने और भी सारी चीजें देखी, डेली डायरी का क्या लेना देना है और इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। अब यहां एफआईआर का चेकलिस्ट दिया हुआ है कि एफआईआर जो है इसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, राइटिंग या वर्बली। अगर वर्बली अकाउंटिंग डिटेल्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर टू राइट इट डाउन। उसको पढ़ करके सुनाना बहुत जरूरी है। He must read it back to the individual so that they can be sure that the details have been recorded exactly the way they were stated. It is the right of the person filling a verbal FIR to ask the police officer read out what has been written down to confirm what is correct. जो FIR लिखाने आया है उसको मिलना चाहिए कि आपने जो बोला है उससे वही चीज FIR में लिखा गया और उसकी एक फोटो कॉपी देना अनिवार्य है। Once satisfied that the details have been recorded accurately, the person filling must sign the FIR. When submitting a written FIR, it must be signed at person who is filling it. पुलिस FIR करने से क्यों कतराती है? क्योंकि अगर FIR हो गया तो पुलिस को कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाएगा। पुलिस को कानूनी कार्रवाई करना क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। तो हमने आज बहुत कुछ समझा है। पुलिस डायरी वॉर डायरी होती है जो हर केस के लिए अलग से मेंटेन किया जाता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? यहाँ पे सामने में आरोपियों को लाया जाता है और विटनेस को भी लाया जाता है और विटनेस को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जब विटनेस कर रहा हो तो उसको सामने नहीं लाना चाहिए, वो पीछे से ही करके करे। इसको टीआईपी कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आप देख सकते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड केवल और केवल जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही हो सकता है। तो ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कभी भी थाने में नहीं हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट प्लेस पर ही होता है। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वो सबसे पहली कड़ी है जो केस को मजबूत बनाता है, राइट। निर्भया के केस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ था और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को ही आधार बना करके एपी सिंह साहब ने जो है वह केस को मजबूत करने का कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाए। लास्ट में निर्भया के दोषियों को सजा मिली। तो जब निर्भया की बात चल रही थी तो उस समय टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पे बड़ा जोर था कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो जहां पे यहाँ पे देखिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूं।
The idea of such a parade is to test the veracity of the witness on the question of his or her capability to identify from among the several persons an unknown person whom the witness had seen in the context of an offense. अगर कहीं रेप हुआ, मर्डर हुआ और कोई हमारे पास विटनेस है जिसने किसी व्यक्ति को उस स्थान पर देखा था, तो उस विटनेस को बुलाया जाता है और उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है और उस व्यक्ति के साथ में 10-12 लोगों और को बुलाया जाता है और पहचान होता है, वहां पर पहचान किया जाता है. Soon after the commission of the crime, if any eyewitness is available, then a test identification is conducted so that the eyewitness is able to dispose about the accused and the crime scene when the memory is fresh. ये तुरंत होना चाहिए टीआईपी, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आदमी की याददाश्त शक्ति, हम किसी अजनबी आदमी को देखते हैं तो उसका चेहरा हमें कितने दिन तक याद रह सकता है. तो इसकी गाइडलाइन है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जिस समय मजिस्ट्रेट रिमांड कर रहा हो उसी समय हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में मेमोरी फेड हो जाती है. इन ऑर्डर टू मेक टीआईपी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. अच्छा, किसी व्यक्ति को आपने आइडेंटिफिकेशन पीरियड में पहचान लिया तो इसको कोर्ट में सबूत बनाया जा सकता है अगर आइडेंटिफिकेशन जो परेड है वो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है. द ऑब्जेक्ट इज टू प्लेस द सस्पेक्ट इन ए लाइन विद अदर इंडिविजुअल फॉर आइडेंटिफिकेशन. The purpose is to find out whether or not the suspect is the perpetrator of the crime. All police officers and constables must withdraw from the room. वहां एक भी पुलिस अधिकारी नहीं रह सकता है, कोई कांस्टेबल नहीं रह सकता है. आइडियली यह किसी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग में नहीं हो सकता है कि इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में होता है. विटनेस शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द सस्पेक्ट. जो विटनेस है, जो पहचान कर रहा है, वह आरोपियों को वो देखेगा नहीं, वो पीछे से ही, फिल्मों में आपने देखा होगा, पीछे से ही वह आइडेंटिफाई करता है. इफ देयर इज ओनली वन सस्पेक्ट हु इज टू बी आइडेंटिफाइड, अगर एक ही व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है तो कम से कम 6 सैंपल साइज रखना होगा, 6 लोगों को रखना होगा. बात समझ में आई? 2 लोगों को अगर आइडेंटिफाई करना है तो कम से कम 10 लोगों को रखना होगा. कोर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एक्यूज्ड बाय द विटनेस इज यूजलेस इफ द विटनेस फेल्स टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड एट टीआईपी. समझ में आया? अगर आरोपी ने टीआईपी के समय में नहीं पहचाना और बाद में अगर वो पहचान ले तो फिर केस जो है वो कमजोर हो जाता है. आई बात समझ में? अगर मान लेते हैं कोई मर्डर हुआ, जिसने मर्डर किया उसको मर्डर करते किसी ने देख लिया था, लेकिन जिसने देखा था उसने आइडेंटिफिकेशन पीरियड में उसको डर से रिकॉग्नाइज नहीं किया, बाद में उसकी हिम्मत बढ़ गई और बाद में वो कोर्ट के पास जा रहा है और कह रहा है कि नहीं, मैंने तो इसको पहचानता था, मैं डर गया था उस समय, तो उस समय उसका केस बड़ा कमजोर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पहली बार में उसने नहीं पहचाना था. आई बात समझ में? कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज को? तो आइडेंटिफिकेशन मैंने क्यों बताया? देखिए, मेरे बताने का मकसद क्या है? मेरे बताने का मकसद है कि आप न्यूज पढ़ते हैं और न्यूज में आजकल ये सारी डिटेल्स आते हैं कि कोई भी केस कमजोर क्यों हो रहा है, कोई केस मजबूत क्यों हो रहा है. तो उसको समझने के लिए आपके इतनी सारी चीजें बड़े कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. राइट? तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार जो इसमें स्लाइड्स दिए गए हैं उस स्लाइड्स को समझिए. अच्छा, अब देखिए पी चिदम्बरम साहब का केस मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं. चिदम्बरम साहब के साथ क्या हुआ कि चिदम्बरम साहब सबसे पहले सीबीआई के कस्टडी में थे. ठीक है, ये जुडिशियल कस्टडी नहीं थी. फिर मजिस्ट्रेट ने इनको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जहां ये तिहाड़ जेल में थे. तिहाड़ जेल में गए थे ना. अब ये कोर्ट से अपील करने लगे कि मुझे तिहाड़ जेल में मत रखो, क्योंकि ईडी मेरे ऊपर अलग से मुकदमा कर रहा है, अलग से केस चला रहा है. अब आपको यहां यह समझना होगा कि ये जो चिदम्बरम साहब हैं, इनके ऊपर सीबीआई भ्रष्टाचार का मुकदमा चला रही है और ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चला रही है. दोनों अलग अलग अपराध है, ध्यान रहे. सीबीआई भ्रष्टाचार का मुकदमा चला रही है, ये सीबीआई है, और यह ईडी है. ईडी जो है वह किसका मुकदमा चला रही है? मनी लॉन्ड्रिंग. मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर होता है. जनरली जहां भी भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग साथ साथ होता है, क्योंकि जब पैसा आपने घूस से गलत तरीके से कमाया उसको व्हाइट करने का तो प्रयास जरूर करोगे. तो जो भ्रष्टाचार का गलत पैसा कमाया उसके ऊपर मुकदमा कौन चलाएगा? सीबीआई. और उस पैसे को व्हाइट करने का जो कोशिश किया उसके ऊपर कौन मुकदमा चलाएगा? ईडी. तो पहले भ्रष्टाचार हुआ या पहले मनी लॉन्ड्रिंग हुई?
पहले तो भ्रष्टाचार हुआ होगा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी। तो पहले मनी लॉन्ड्रिंग के पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि वह गलत पैसा था, वह भ्रष्टाचार का पैसा था। इसलिए सीबीआई पहले एक्शन में आई और सीबीआई ने पहले रिमांड मांगा और सीबीआई ने जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा, साथ ही साथ ईडी भी एक्शन में आ गई। अब चिदम्बरम साहब का यह कहना था कि मुझे जो है ईडी के कस्टडी में भेज दिया जाए और मुझे सीबीआई द्वारा जुडिशियल कस्टडी में ना भेजा जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं जुडिशियल कस्टडी में जाऊंगा, पहले 14 दिन वहां बिताऊंगा, फिर ईडी मुझे अपने कस्टडी में रखेगा कम से कम 15 दिन, और फिर ईडी मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा कम से कम 15 दिन। तो मैं कम से कम महीने 2 महीने के लिए तो तिहाड़ जेल चला गया। इससे अच्छा है कि इस 15 दिन को, इस 14 दिन को मैं क्या कर सकता हूं, कट शॉर्ट कर सकता हूं। अगर सीबीआई के कस्टडी के बाद मुझे सीधा ईडी के कस्टडी में भेज दिया जाए तो कम से कम मैं यहां 15 दिन रहूंगा और मैं ये जो 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी है इससे बच सकता हूं। आई बात समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसीलिए वो ईडी की कस्टडी चाहते थे, क्योंकि अगर ईडी अपने कस्टडी में ले लेगा तो सीबीआई जो इसको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजना चाहता था उससे बच जाएगा। तो तिहाड़ जाने से बचा, पहला, यानी कैदियों के बीच में रहने से बच गया। दूसरी बात क्या है कि ईडी का अपना कोई कस्टडी का डिपार्टमेंट नहीं है। ईडी कहां रखती है कस्टडी में? तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है। और चिदम्बरम साहब का नियरेस्ट, चिदम्बरम साहब कहां रहते हैं? तुगलक रोड में। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन होगा? तुगलक रोड। और तुगलक रोड के पुलिस स्टेशन में जब चिदम्बरम साहब घुसेंगे तो वहां का जितना भी कर्मचारी है सब उनके पहचान का होगा, जितने भी पुलिस ऑफिसर है सब उनके पहचान के होंगे। तो उनकी वहां पर देखभाल ठीक तरीके से होगी, खाना भी उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर वह जेल चले जाएंगे तो वहां खाना नहीं मिलेगा, कैदियों के बीच में रहना पड़ेगा। इसलिए वह कोर्ट से अपील कर रहे थे कि जब ईडी मेरे ऊपर है जो कानूनी कार्रवाई शुरू कर ही दिया है तो मुझे ईडी के ही कस्टडी में भेजा जाए। ये नहीं कि पहले मैं 14 दिन मुझे आप तिहाड़ में रखोगे, फिर ईडी कस्टडी फाइल करेगा, फिर मुझे ईडी के पास आना होगा, फिर ईडी 15 दिन मुझे थाने में रखेगी, फिर ईडी मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। तो इन सारे प्रोसेस को कट शॉर्ट करने के लिए मुझे सीधे सीबीआई की कस्टडी से ईडी की कस्टडी में भेज दिया जाए। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल टू मी। बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 600 लोग हैं आज। बड़ी खुशी हो रही है और मैं चाहता हूं कि आप सबको ईच एंड एवरी प्रोसेस पता होना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर होता है या स्टेट सर्विस ऑफिसर होता है। यह मैक्सिमम कितने दिन का रिमांड दे सकता है? 7 दिन का छोटे अपराधों में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड देने का काम किसका है? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का। कितने दिन का रिमांड दे सकते हैं? मैक्सिमम 90 दिन का। लेकिन अगर अपराध बहुत उससे कम संगीन है तो 60 दिन का, उससे भी कम संगीन है तो और कम दिन का, राइट। यानी जुडिशियल कस्टडी नॉर्मल सिचुएशन में मैक्सिमम 60 दिन की दी जा सकती है। तो आप इसको, और 90 दिन का दूसरे कंडीशंस में, और 180 दिन का जो है। पुलिस कस्टडी की बारीकियों को समझ गए, जुडिशियल कस्टडी की बारीकियों को समझ गए। ईडी कहां रखता है? अच्छा, ईडी जो है वो 24 घंटे है जो सवाल जवाब करता है। ये भी मैंने आपको बताया था। थाने में रख करके 24 घंटे सवाल जवाब करेगा। फिर भी चिदम्बरम साहब रेडी थे। क्यों? क्योंकि ईडी जो डिटेंशन सेंटर बनाएगा वो किसको बनाएगा? तुगलक रोड के पुलिस स्टेशन को बनाएगा, जहां के सारे कर्मचारी उसके घर आते जाते हैं। तो ये अखबार पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ये देखिए, भारत का डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम है। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो मौत की भी सजा दे सकता है। उसके नीचे सीजेएम होता है जो 7 साल की सजा देता है। उसके नीचे 2 ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं जिनका काम है कैदियों को रिमांड पर भेजना, आरोपियों को रिमांड पर भेजना। रिमांड के बाद एक बार मुकदमा चालू हो गया तब ये लोग मामले को नहीं देखेंगे। तब मामला कौन देखेगा? तब मामला सीजेएम देखेगा अगर 7 साल तक का अपराध है। और मर्डर का अगर मामला है तब सीजेएम नहीं देख सकता है। मर्डर के मामले में रिमांड पे जरूर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भेज सकता है, लेकिन एक बार मुकदमा चालू हो जाए तो उसे देखेगा कौन? सेशंस कोर्ट। क्योंकि मर्डर में सजा 10 साल की होती है, मौत की होती है, 14 साल की होती है। तो सीजेएम मर्डर केस को नहीं सुन सकता है। इज इट क्लियर और नॉट?
फिर हमने क्या देखा कि एफआईआर के समय में ये एफआईआर रिपोर्ट है और एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जहां पे आरोपी को पहचाना जाता है, चिन्हित किया जाता है। ये मजिस्ट्रेट के सामने होता है या रिमांड देने से पहले होता है। पुलिस डायरी क्या होता है? पुलिस डायरी वह डायरी है जो एक पर्टिकुलर ऑफिसर एक पर्टिकुलर केस के मामले में सारे इन्वेस्टिगेशन डिटेल को वहां उसमें इंक्लूड करता है। पुलिस डायरी जनरल डायरी नहीं है, इसे केस डायरी भी कहते हैं। इसमें डेली बेसिस पर किस केस में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक पर्टिकुलर केस को रख करके हर केस, जिसे हम कहते हैं केस डायरी। लेकिन एक केस डायरी के बाद आता है अरेस्ट मेमो, डेली डायरी। डेली डायरी क्या होता है? डेली डायरी में जो नॉर्मल कंप्लेन बुक होती है थाने में, जिसमें ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द पुलिस स्टेशन इज रिकॉर्डेड, डेली डायरी के आधार पर ही एफआईआर होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कंप्लेन डेली डायरी में नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एफआईआर नहीं होगा। अगर डेली डायरी में आपने नोट नहीं दिखाया तो मजिस्ट्रेट जो है वो अरेस्ट को कैंसिल कर देता था पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब डिसीजन आ गया है कि अगर डेली डायरी में कोई केस मेंशन नहीं भी है तो भी अरेस्ट कैंसिल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसको अब डिटेल में पढ़ सकते हैं। 1 घंटे की क्लास है, अपनी अपनी मजबूरी है, नहीं तो इसको हम लोग बहुत अच्छे डिटेल में समझते। मैं आगे और ऐसे क्लासेस लाते रहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आप जो डिमांड करेंगे उस डिमांड पर वीडियोस को बनाया जाएगा। राइट, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया है कि मेनका गांधी केस के को लेकर के जितनी भी कही अनसुनी कहानियां हैं, जो अनटोल्ड स्टोरी है, ठीक है, तो मैं एक वीडियो लाऊंगा मेनका गांधी की 10 अनसुनी कहानियां, 10 अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ मेनका गांधी केस। तो इस तरीके से क्या होता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, फिर आप इसे सब्जेक्ट की तरह नहीं लेते हैं, फिर आप इसको अपनी जिंदगी मानने लगते हैं, जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है ये। फिर एक ओरिजिनल इंटरेस्ट डेवलप होता है सब्जेक्ट से। और ये ओरिजिनल इंटरेस्ट जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक एग्जाम निकालने की जो संभावनाएं हैं वो संपूर्ण नहीं होती हैं। हमें अपने संभावनाओं को बढ़ाना है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन संभावनाओं को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तब होगा जब हम इंटरेस्ट से पढ़ाई करेंगे। जब भी आप इंटरेस्ट से पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, समझ में आएगा तो पढ़ने में मन लगेगा, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको फिर एग्जाम की तैयारी करने में मजा नहीं आएगा। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि स्पेशल क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, ताकि मुझे पता है थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन क्या कर सकते थे, बहुत सारे बातों को एक ही क्लास में बताना था। जनरली मेरे पढ़ाने का स्टाइल धीरे धीरे ही है, मैं धीरे 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 सारे कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। स्पेशल क्लास में कुछ समय का कंस्ट्रेंट होता है, जिस वजह से मुझे खासकर अपने पेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इन सारी चीजों को समझते होंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, जब मन करे आप सुन सकते हैं। और इसमें जो स्लाइड्स बने हुए हैं उसमें काफी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़िए। 1 घंटे के बाद जब खत्म हो जाए तो जो मैंने लिखा है एक एक स्लाइड्स को आप पढ़िए और आपको सब्जेक्ट के साथ एक प्राकृतिक संबंध बनता हुआ दिखेगा। तो आपको एक नेचुरल रिलेशन बनाना है सब्जेक्ट के साथ। हाँ, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हमें डिटेल में जाना है, मैंने केवल उन्हीं सारे टॉपिक्स को छेड़ा है जो न्यूज में आता है। अगर कोई कमेंट हो, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो, आपका कोई इनपुट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको आप है जो आप इसको अगर इसके साथ आप कमिटेड रहेंगे स्पेशल क्लास के साथ, तो मुझे लगता है कि स्पेशल क्लास के माध्यम से ही आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अभी तो 1 महीने में मेरी 12 स्पेशल क्लास है। अगर 12 स्पेशल क्लास में 12 टॉपिक्स के ऊपर आप महारत हासिल कर लेते हैं, एक कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ आपका रिलेशन बन गया हमेशा हमेशा के लिए। फिर आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी आप इस सब्जेक्ट को चाहे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सिलेक्शन के बाद या तो आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे,
और फिर आपको ये बेल क्या होता है और ये अरेस्ट क्या होता है, रिमांड क्या होता है, मजिस्ट्रेट कौन होता है, पीआईएल कौन क्या होता है, ये सब समझना जरूरी हो जाएगा। तो पहले से ही समझ के क्यों ना जाए। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड please write your comments, whatever the comments, whether you liked it and what are the parts you did not like. I am very open to everything, and I want to know what you like and what you don't like, so that we can incorporate those things in the next lecture. जब अगले लेक्चर हम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पिछले क्लास में जो चीज अच्छी थी उसको हमने शामिल किया है, और पिछले क्लास में जो चीजों को लेकर के आपको इनकन्वीनियंस हुआ उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो दिस मैकेनिज्म इज जस्ट टू मेक द क्लासेस बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि अगला क्लास हम और बेटर क्लास लेकर के आए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास जो है वो सेक्युलरिज्म पर है, टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म पर है। मैं देखना चाहता हूं, लाइक करके मुझे बताइए कितने लोग अटेंडेंस कंफर्म करते हैं कल के क्लास के लिए इसी वक्त 10 बजे। कितने लोग कंफर्म करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म पढ़ने के लिए वो आएंगे कल। अभी तक 60 लोगों, 685 लोग हैं, जिसमें से 70 लोगों ने अभी तक कन्विंस किया है, 80 लोग हो गए। 100 कितने लोग कंफर्म करते हैं कि कल की क्लास वो सुनने के लिए लॉग इन होंगे? 117 लोग, 122 लोग, 130 लोग। जो भी मन में है उसको लिखिए आप, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी हम उस पर काम कर सकेंगे और आपके लिए बेटर वीडियोस बनाएंगे। 150, 155, 700, सो यू हैव टू 200 के आसपास लोग हैं जो कल क्लास लेने के लिए तैयार हैं, और चार्ट के माध्यम से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हर चीज आपको समझाया जाएगा। एक मेनका गांधी के ऊपर भी मैं एक विशेष क्लास लेने वाला हूं, जिसमें आपको सारी बैकग्राउंड समझाऊंगा मैं कि खुशवंत सिंह का क्या लेना देना था और बाबू जगजीवन राम का क्या लेना देना था। 215 लोग हैं, लगता है क्लास पसंद नहीं आई आप लोगों को, तभी ये जो शायद 700 लोग हैं और अभी तक मात्र 250 लोग ही कह रहे हैं कि वो आएंगे। इसका मतलब है ज्यादातर लोगों को क्लास अगर नहीं पसंद आई हो तो उसको भी आप लिखिए, माई डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज I have been in process of the teaching for the last 7 years, so I will not take your words otherwise. The only intent, my objective is to bring the best lectures for you, and best lectures comes with time. आप जुड़े रहोगे हमारे साथ डेली बेसिस पर, 2 घंटे की क्लास करोगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस इस पॉलिटी सब्जेक्ट से मिल सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गलत ऑर्डर दे दे रिमांड के लिए शायद, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने गलत किया या नहीं किया, इसको चुनौती सिर्फ है जो आप हैबियस कॉर्पस में ही कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस में जाना होगा। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का इशू है, अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का इशू है, सब्जेक्ट मैटर का इशू है, तो हाई कोर्ट जाओगे, राइट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गलत ऑर्डर क्यों देगा, और मान लेते हैं दे भी देता है, तो फिर आपको हैबियस कॉर्पस लगाना पड़ेगा विक्टिम को, और कोई तरीका नहीं है। होप इट इज ओके फॉर शाइब अभिनव। अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर अरेस्ट हुआ है तब आप हैबियस कॉर्पस नहीं जा सकते, लेकिन मजिस्ट्रेट ने रिमांड दिया है तो उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, I was just waiting for your comment. 726 people are there. So I will request all these 726 people that you should visit my old videos on cow slaughter, national security, law and order, terrorism laws, basic structure के 3 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाया है।
मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर के उस वीडियो को सुनिए, अच्छे से सुनिए, और आप कॉन्फिडेंस बनाइए सब्जेक्ट को लेकर के। जब तक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक तैयारी करने का जो जज्बा है वो डे बाय डे नहीं बढ़ेगा। मैंने कल बताया ना आपको, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मन है, और मन पे हम कंट्रोल अपनी बुद्धि से पाते हैं, और बुद्धि जो है हम सबके पास उतना ज्यादा नहीं है, बुद्धि बहुत, इंटेलिजेंस बहुत कम होता है, राइट। तो एग्जाम निकलने के लिए आपको जो है ना, सबसे पहले इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मन को कम दौड़ाना होगा। और मन कब कम दौड़ेगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा आपको एग्जाम को लेकर के। जहां आप एग्जामिनेशन को लेकर के डाउटफुल हुए, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। एग्जाम को लेकर के एक पैसे का भी डाउट आपके मन में अगर है कि आपका नहीं निकलेगा, तो वो 2 टाइम्स श्योर हो जाता है कि आपका नहीं निकलेगा। और एग्जाम को लेकर के अगर आप श्योर हैं कि आपका निकलेगा, तो वो 2 टाइम्स मोर श्योर हो जाता है कि आपका निकलेगा। लेकिन आपके मन में ये फीलिंग कब आती है कि आपका निकलेगा? फीलिंग तब आती है जब सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो नॉलेज के पीछे भागो, और एक बार नॉलेज के पीछे भागोगे तो ये सारे एमसीक्यू वगैरह ये सब खुद ब खुद सॉल्व होने लगेंगे, राइट। यूपीएससी कोई क्लर्क का एग्जाम नहीं है। So thank you so much for today, and I request all of you that tomorrow is a class on the types of secularism, and tomorrow also we will discuss the freedom of religion, ERP test, बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करना है। तो आज के लिए धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद मेरा। थैंक यू सो मच।